नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड सरकार मॉनसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण कराने के लिए तैयार है और इसी की तैयारियां चल रही है। इसी बीच विपक्ष भी ये मांग कर रहा है लगातार कि 3 दिन के बजाय 15 दिन कम से कम ये सत्र चलाना चाहिए। इसी पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की बड़ी अजीब स्थिति है। गैरसैंण के लिए बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इसे लेकर आरोपों की राजनीति के बीच कई सवाल है, जिसका जवाब ना तो कांग्रेस के पास है, ना ही सत्ताधारी बीजेपी के पास। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर अगर नेताओं के पास कुछ कहने को बचा है तो वो है एक दूसरे पर आरोप, जबकि सच्चाई ये है कि अपने अपने समय में सियासी दलों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की। भाजपा कह रही है कि गैरसैंण में जब जा रहे हैं तो फिर मौन की क्या जरूरत है। इसलिए इनको सद्बुद्धि आए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को। 3-3.5 साल हो गए, आपने गैरसैंण में तो पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। हमारी विदाई के बाद कुछ नहीं हुआ गैरसैंण में। और अब जिस राजधानी की घोषणा की गई ग्रीष्मकालीन, उस राजधानी को का कहीं आता पता गैरसैंण वालों को दिख नहीं रहा है। इसलिए इनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। दरअसल 21 अगस्त से प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र होने वाला है, जिसमें राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हरीश रावत ने मौन व्रत की घोषणा की। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी ने गैरसैंण की उपेक्षा की और गैरसैंण का अपमान किया है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद गैरसैंण में विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, इसके विरोध में वो उपवास पर बैठने जा रहे हैं। गैरसैंण वालों के साथ राजधानी को खोजूंगा, कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ताकि इस सरकार को आईना दिखाया जा सके। मैंने तो पहले ये तय कर लिया था कि अब इस प्रसंग को मैं नई उम्र के, नई उमंग के नौजवानों के लिए छोड़ूंगा, लेकिन भाजपा की सरकार जिस तरीके से गैरसैंण का अपमान कर रही है, वो मुझे सहन नहीं हो रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल में गैरसैंण में जो विकास कार्य शुरू किया गया था उसे बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, जो गैरसैंण का अपमान और गैरसैंण की उपेक्षा हुई है। हरीश रावत के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है, जबकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा भाजपा सरकार ने दिया है। अगस्त को गैरसैंण में घेराव करेगी, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे हैं उसमें जो पीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एक्सरे की मशीनें अभी तक सुविधाएं नहीं हैं, ब्लड टेस्ट की सुविधाएं नहीं है, उस पर सरकार कब काम करने जा रही है। लगातार सरकार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के वोट लेने की बात करती है, लेकिन इस प्रदेश में आज अगर एक महिला गर्भवती होती है तो उसको 50 से 60 किलोमीटर और 100 से 150 किलोमीटर एक अल्ट्रासाउंड, एक एक्सरे के लिए जाना पड़ रहा है। इसमें हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि ये सुविधाएं आज तक क्यों नहीं है, क्यों पीएससी में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर सरकार ध्यान क्यों दे रही है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि उत्तराखंड में लगातार पिछले 2 साल में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं वो बढ़े हैं। उसमें महिलाओं के साथ जो बलात्कार हैं, जिसमें हरिद्वार की 13 साल की बच्ची का केस है, चंपावत के 3 केस हैं, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा है, और पूरे प्रदेश में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केस, अत्याचार के केस बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग ये मुद्दा हम प्रमुखता से उठाना चाहते हैं। साथ साथ हम लोग अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, प्रदेश में बढ़ता हुआ नशा, इसके खिलाफ 22 अगस्त को धरना और प्रदर्शन करेंगे गैरसैंण में। गैरसैंण में सत्र के दौरान सिर्फ हरीश रावत ही मौन व्रत नहीं करने वाले, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठने वाली। सत्र के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध और पहाड़ों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनों की सुविधा, अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके द्वारा, क्योंकि वो मौन व्रत कई बार करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि गैरसैंण में भी वो मौन व्रत की जो बात कर रहे हैं तो उन्हें मौन व्रत में ही रहना चाहिए।
वो इसलिए क्योंकि उनकी सरकार जब वो मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने गैरसैंण के विकास के लिए, गैरसैंण के लिए कुछ भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैरसैंण के समुचित विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि वहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के आदरणीय हरीश रावत जी को मौन व्रत ही रख करके मुझे लगता अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर राज्य गठन के 24 साल बाद भी गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां बीजेपी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी अब तक क्यों नहीं बनाया गया, इस पर दोनों ही दल खामोश है। देखना होगा कि गैरसैंण पर जारी सियासत कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 21 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी तमाम विषयों को लेकर राजपुर विधायक खजानदास से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की। भाजपा विधायक खजानदास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मानसून का सत्र होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां भी हैं, और क्योंकि विपक्ष भी पूरी लिस्ट लेकर के तैयार है सवालों की, सरकार कितना तैयार है? देखिए, मानसून का सत्र अभी 21 तारीख को गैरसैंण में प्रारंभ होगा और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयारी के साथ सदन में रहेंगे। कांग्रेस या माननीय सदस्य कोई भी उनके मन में संशय है, कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब संतुष्टिजनक दिया जाएगा। और अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आने वाला है। और मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार यही सवाल उठा रहा है कि मात्र 3 दिन का सदन है, इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए थी, ताकि जो विपक्ष है वो अपने सवाल सरकार के सामने रख सके, जनता के मुद्दे उठा सके। देखिए, सदन का कामकाज कार्य मंत्रणा समिति तय करती है और जितना वर्क होगा उस हिसाब से सदन बढ़ाना घटाना होता है। तो जितना काम होगा, जिस प्रकार से भी काम होगा, अगर काम ज़्यादा होगा तो सदन का अवधि बढ़ाने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से तत्पर हैं, वो तैयार हैं और बढ़ा भी सकती हैं। और यदि काम नहीं होगा तो फिर तो जो हमने नियत किए हैं 3 दिन, तो उसी में ही सत्र हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का, वो भी तो सरकार में भी रहे हैं, सत्ता चलाई है, वो भी सब जानते हैं कि कामकाज के ऊपर ही सदन निर्भर होता है। उत्तराखंड में सर, जैसे आपदा जैसे हालात भी देखने को मिले, इससे पहले केदारनाथ में आपदा आई, अभी भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, पैदल मार्ग बनाने की कवायद जारी है, और ऐसे में विधानसभा सत्र भी होना है। गैरसैंण में पहाड़ी एरिया है, तो क्या मानते हैं कि चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो हुई है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और इसलिए इस समय चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश आपदा आए, परंतु सत्र गैरसैंण में ही होना है, क्योंकि लंबे अवधि के बाद सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। इसलिए अब ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण को घोषित किया है, उसके अनुरूप हमको सत्र करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ की तमाम जो समस्याएं होती है वो पहाड़ में ही उसका जो है निराकरण हो, तो इसलिए सत्र वहीं पर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं धरना उपवास पर भी बैठूंगा 3 दिन लगातार गैरसैंण के बाहर ही। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं इस प्रदेश के, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो 1980 के दशक के माननीय सांसद भी रहे हैं, और बहुत ही अनुभवी आदमी हैं। अब थोड़ा सा सत्ता नहीं होने के कारण अब इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कि धरना प्रदर्शन, अपने आप को हाईलाइट करना, ये उनका अब काम रह गया है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि महिलाओं के साथ अपराध काफ़ी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम फिर उत्तराखंड की ही क्यों ना बात करें। उत्तराखंड में भी देखने को मिला है कि उधम सिंह नगर में एक नर्सिंग स्टाफ के साथ जिस तरह से पहले उसका रेप हुआ, फिर मर्डर हो जाता है। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है? देखिए, बड़ी दुर्घटना है और
दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड राज्य में या किसी भी राज्य में नहीं घटित होनी चाहिए। और डॉक्टर के साथ और नर्सिंग स्टाफ के साथ जो घटनाएं घटी है उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। इनको तो सीधे सीधे सूली में लटकाना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए और इनको गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समाज को इस तरह से क्या देना चाहते हैं ऐसे लोग, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और 25 लोगों की टीम, सीबीआई की टीम अभी कलकत्ता भेजी है और 2-3 भागों में वो काम कर रही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा भी होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, उत्तराखंड में ही अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को किस तरह से करने की कोशिश कर रही है कि काम ठीक हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को लेकर के सजग है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का अपराध को संरक्षण देने वाले को भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब हल्द्वानी का इस तरह से आपने देखा होगा कि पत्रकारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर घटनाक्रम जो हुआ है, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। और आने वाले समय में भी जो इस तरह का उत्तराखंड को देवभूमि को कलंकित करने का कोशिश करेगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत पूरे सजगता से हमारी पुलिस प्रशासन काम करेगा। सर, जिस तरह से बीजेपी के लीडर सब कह रहे हैं कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ साथ होने चाहिए, ऐसे में समय भी बचेगा और संसाधन भी जो हमारे पास है उनका बेहतर उपयोग हो सकेगा। देखिए, पंचायत चुनाव भी उसकी अवधि भी अक्टूबर में है और निकाय चुनाव तो 1 साल तक खिंच गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने थे। लोकसभा के चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगी थी और लोकसभा के चुनाव हुए और अब पंचायतों के चुनाव भी और निकाय के चुनाव भी, जो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी हम सब का ये कहना है कि एक साथ कर देंगे तो खर्चा भी कम होगा। और चाहे स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का, स्थानीय निकाय का चुनाव हो और चाहे पंचायतों का चुनाव हो, तो इसी के तहत होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केदारनाथ में भी उपचुनाव होने हैं, वो भी क्या पीछे टलेंगे या फिर समय पर होंगे? देखिए, केदारनाथ का चुनाव जहाँ तक सवाल है, अभी माननीय विधायिका जी का निधन हुआ है और उसकी अवधि 6 माह की होती है कि 6 माह के अंतराल में आपको चुनाव करवाने होते हैं। इसलिए जब भी चुनाव आयोग चाहेगा तब चुनाव करा लें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से यूसीसी को लेकर के बोला है कि एक अच्छा कानून भविष्य में होगा ये साबित। देखिए, यूसीसी को लेकर के समान नागरिकता कानून जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कहा था 2022 के चुनाव में, कहा था जनमानस के बीच में जाकर के कि हम यूसीसी लाएंगे, समान नागरिकता कानून लाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया है। और आज देश ने भी माना है कि ये पहला राज्य बन गया है और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इसको अक्टूबर माह से हम इसको लागू करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून आईएसबीटी में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद पुलिस ने तमाम 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि देहरादून लगातार रेप कैपिटल बनता जा रहा है, लेकिन सरकार है कि सोई हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 अगस्त की रात हुई नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। देहरादून के एसएसपी ने बताया कि नाबालिग से घंटों पूछताछ के बाद ये मामला सामने आया है कि वो पंजाब की रहने वाली है और उसके माता पिता जिंदा है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़की को बहला फुसलाकर देहरादून में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ एक कैशियर को भी हिरासत में लिया है, जो इस घटना में शामिल था। आईएसबीटी पर किशोरी 13 अगस्त की शाम को बदहवास हालत में मिली थी।
सैमी किशोरी ने मौके पर कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई तो घटना का खुलासा हुआ। रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी। और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद, चूँकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है, जो आईएसबीटी पर थी, उसको कॉल करके फिर उसको वहाँ पर बुलाया। और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी, तो वो अपना नाम पता बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है, उन्होंने उसको अंकित किया। और इसके बाद जो नियम होता है उनका कि थाने पर बताकर कि बच्चा मिला है और उसको हम चाइल्ड वेलफेयर के सामने प्रस्तुत करेंगे। अपना नाम पता घर का नहीं बता पा रही है ठीक से और कुछ मानसिक रूप से परेशान लग रही है, तो इसको हम वहाँ पर काउंसलिंग करके और आपको सूचित करेंगे, जो एकदम एसओपी के अनुसार था। देहरादून के आईएसबीटी में पंजाब की रहने वाली किशोरी के साथ हुए गैंगरेप से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। मामले में बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने दुख जताते हुए घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। एसएसपी से बात हुई है, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और बच्ची के परिजनों से भी इस बात की पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने बच्ची को अकेले कैसे और क्यों छोड़ा। पर 3:30 बजे के बाद ये सारी प्रक्रिया करके वो CWC के सामने जब अगले दिन वो ले जाते हैं, तो उस दिन भी काउंसलिंग के दौरान उसने अपने आप को कहीं कोई अपने साथ ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया और ना ही कोई मेडिकली ऐसी कोई दिक्कत बताई। तो नॉर्मल जो एक जब बच्चों को लाते हैं तो नॉर्मल एक मेडिकल वहाँ पर कराया जाता है, वो नॉर्मल मेडिकल करा दिया गया था। और इसके बाद घर का नाम पता, कभी वो मुरादाबाद, कभी दिल्ली जाना और कभी पटियाला जाना और कभी अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो जाना या बचपन में ही डेथ हो जाना। और इस तरह अपने भाई और जो घर में परिवार के लोग हैं उनका भी एग्जैक्ट कुछ नाम पता नहीं था, ना ही उसके पास कोई फ़ोन था, ना ही कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी थी जिससे कि उसकी पहचान हो पाए। तो ये 14 तारीख को भी काउंसलिंग के दौरान ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। 15 तारीख को क्योंकि वहाँ अलग अलग कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग होती है, वनिता करके उनकी काउंसलिंग होती है और इसके अलावा CWC के मेंबर्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग की गई तो ये बात कुछ आई कि उसके साथ कोई गलत बात हुई जैसा उसने बताया। इसके बाद फिर उसकी 3rd काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट डे फिर से करी गई काउंसलिंग। तो जब इस काउंसलिंग के बाद ये चीज़ निकल के आई कि हाँ भाई ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है और इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज़ प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर। चूँकि घटना स्थल भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आईएसबीटी से चूँकि वो मिली थी वहाँ से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहाँ जगह बैठी भी मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर घूमता दिखाई दिया बगल में और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो कॉरबोरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इसी तरह से घटनाक्रम हुआ है। 21 अगस्त से प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र और उससे पहले गैंगरेप की घटना सामने आई। जाहिर है कि सरकार को घेरने का एक और मौका विपक्ष के हाथ लगा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि सड़क से लेकर सदन तक महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा। लिहाजा ये पूरी उम्मीद है कि 3 दिवसीय सत्र में विपक्ष का हंगामा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों की मांग को पूरा कर दिया है। 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार और पूर्व में किए गए संघर्ष का परिणाम बताया है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार पर जो भरोसा किया था वो पूरा हुआ है। मांग को लेकर आंदोलनकारी लंबे समय से आंदोलनरत थे। पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्री आवास कूच तो कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। रविवार को राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होने से राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए
10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।